हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक संप्रेषण का सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन। आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी बिजनेस में वर्क करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है। यह लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ है आपस में बांटना या वस्तु में साझा करना, हिस्सा बांटना। अतः यह दो तरफा प्रक्रिया है। अब इसमें आपको इसने क्लियर किया है कि कम्युनिको मतलब कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है और इसको दो भागों में बांटा है उसने कि ये कह रहा है कि कम्युनिको का अर्थ ही है आपस में बांटना या साझा करना। तो वैसे ही संप्रेषण, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो भी होता है साझा करना। किसका साझा करना? अपने विचारों का, भावनाओं का। तो जब अपने विचारों और भावनाओं का साझा करते हैं किसी से, तब उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब ये इसको कह रहा है कि यह दो तरफा प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम संप्रेषण करेंगे मतलब अपने विचारों को, भावनाओं को, अभिमतों को किसी से जब हम साझा करेंगे तो ही वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। मतलब आपने अपने विचारों को किसी और को प्रदान किया और उसने उसकी प्रतिपुष्टि की। तो इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए आपको। एक सेंडर मतलब जो कम्युनिकेशन करता है, मतलब जो अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखता है। तो जो बोल रहा है, अपने विचारों को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंडर। और जो उसको ग्रहण कर रहा है, मतलब उन विचारों को सुन रहा है, अपनी प्रतिपुष्टि दे रहा है, उसको हम कहते हैं रिसीवर। तो इसलिए इसने कहा कि संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर मतलब जो अपने विचारों को बोल रहा है, बता रहा है, और दूसरा होता है रिसीवर जो उनको सुन रहा है और उसकी प्रतिपुष्टि करता है। अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि मानव विकास यात्रा के साथ साथ संप्रेषण का स्वरूप व प्रकार बदलता गया। मानव विकास यात्रा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पहले के लोग होते थे, है ना, वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करते थे? लिपि, भाषा या लकड़ी व पत्तों का प्रयोग करते थे अपने कम्युनिकेशन को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। पर जैसे जैसे मानव विकास होता गया, जैसे जैसे वो आधुनिकी की ओर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे विचारों के आदान प्रदान का स्वरूप भी बदलता गया। पहले मौखिक संप्रेषण होता था, वो उनकी अपनी स्थानीय भाषा में उससे बात करते थे, आपस में लोग आपस में बात करते थे स्थानीय भाषा से। पर जैसे जैसे विकास बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, इंटरनेट का युग आता गया, तो वैसे वैसे जो भाषा, लिपि, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, फिल्म, दूरभाष, टेलीविज़न, सैटेलाइट या उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल तक का सफ़र मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं का ही परिणाम है। अब हर कोई मोबाइल फ्रेंडली है, इंटरनेट का उपयोग करता है। विद इन अ सेकेंड कोई भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकती है बिना समय लिए। तो ये सब किसका परिणाम है? मानव विकास का ही परिणाम है। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी संप्रेषण प्रक्रिया का प्रयोग करता है, परंतु मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अच्छे व प्रभावी ढंग से अपनी किसी भी बात को संप्रेषित कर पाने में सक्षम है। हम सभी जानते हैं कि चाहे आप इंसानों की बात कर लें, चाहे और दूसरे प्राणियों की बात कर लें, सब अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं।
मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संप्रेषण तो वो भी कर रहे हैं, परंतु मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए वो अपने बौद्धिक स्तर पर क्या करता है, अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने रखने में सक्षम है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति हम में होती है। पर वही है, बात सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, वो प्रभावी भी होनी चाहिए। मतलब आप जो सेंडर है वो अगर कोई मैसेज रिसीवर को दे रहा है तो उसका मतलब तभी है जब सेंडर जिस बात को कहना चाहता है रिसीवर उसी रूप में उस बात को समझता है। इसलिए कम्युनिकेशन तो सब करते हैं, बट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव, प्रभावी होना चाहिए। और जो पर्सन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, मतलब वो जैसी बात बोल रहा है सामने वाला उसी रूप में उसको समझ रहा है, अगर ऐसा होता है तभी हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब आपने कुछ बात कही, सामने वाले ने वो बात समझी ही नहीं, तो वहाँ पर अप्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको संप्रेषण प्रभावी करना आना चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य भाषा में संप्रेषण संचार अथवा संदेश वाहन का तात्पर्य उस विचार विमर्श से है जो किन्हीं दो प्राणियों के मध्य किसी सूचना या जानकारी के लिए होता है। हम किसी से बात क्यों करते हैं, है ना? बात करने का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है। हम किसी से बात करने गए हैं, मतलब हम अपने विचारों का आदान प्रदान उसके साथ करना चाहते हैं, कोई सूचना हम उसको देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि जो संप्रेषण होता है उसका मतलब ही यही है, विचार विमर्श, क्योंकि आप कुछ कहेंगे और वो रिसीवर उस बात को समझकर वो भी आपसे कुछ कहेगा, तो विचारों का क्या होगा, आदान प्रदान। मतलब एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, आपने कुछ कहा वो सुनेगा, फिर उसके ऊपर वो अपनी प्रतिपुष्टि देगा। तो इसे ही हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन है। संप्रेषण किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में बनाए रख सकता है व बाहर कर सकता है, क्योंकि यह किसी भी संगठन की आंतरिक व बाह्य गतिविधियों की सूचना देता है जो उस संगठन के हित या अहित में होती है। आप सभी जानते हैं जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उनके बीच कम्युनिकेशन गैप होगा, मतलब वो अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, तो क्या वो काम को समझ पाएंगे या काम को प्रभावी ढंग से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम सोचते हैं कि मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, और ये काम 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसी को कहा गया कि सजावट का काम आप देखेंगे, किसी को कहा गया कि रिफ्रेशमेंट का काम आप देखेंगे, किसी ने कहा गेस्ट की जो लिस्ट है वो आप बनाएंगे। मतलब आप लोगों ने क्या किया, आपस में काम बांट लिया, मतलब आपने एक संगठन और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप पांचों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब अब आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है ना? पता ही नहीं कि भाई हमारे यहाँ बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि सजावट का काम ये देखेगा, गैस की लिस्टिंग का काम ये देखेगा। मतलब अलग अलग काम जब बट चुका है तो आप आपस में डिस्कस करेंगे कि नहीं कि मेरा काम ये हुआ, तुम्हारा कितना काम हुआ, कितना काम बचा है। मतलब आप आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे कि किसका कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा है, तभी आप उस एक पार्टी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, है ना? और अगर आपका बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, पता चला रिफ्रेशमेंट तो आ गया बट गेस्ट की लिस्ट ही प्रिपेयर नहीं थी, गेस्ट को अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, वो नहीं आए, तो आपकी सजावट, रिफ्रेशमेंट और बाकी सब तैयारियां खराब हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उन सब के बीच एक बेहतरीन कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि तभी आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और जो संगठन है उसके पास आंतरिक सूचनाओं के साथ साथ बाह्य सूचनाएं भी होनी चाहिए,
क्योंकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ये सब बाह्य रूप से काम करेंगे, और आंतरिक रूप से कि आप उस बांटे हुए काम को सही समय पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच सही सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक एक संगठन अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सभी लोगों के बीच में हो, वरना उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कीथ डेविस ने इसके बारे में कहा है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करना तो है ही, सिर्फ सूचना का आदान प्रदान महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाला उसको समझ पा रहा है या नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। जब तक आपका कहा हुआ कोई भी वाक्य, कहा हुआ कोई भी विचार सामने वाला उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं या आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, तब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसलिए कीथ डेविस ने भी कहा है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये समझ में आया कि कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान है, साथ में ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, मतलब इसमें एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है ना। और वो प्रभावी कब होता है, जब आपके विचारों को रिसीवर अच्छे तरीके से समझ पाए और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि दे। अब हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक संप्रेषण की प्रकृति या विशेषताएं। सबसे पहले संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। आप अपने आप से तो बात नहीं कर सकते कि बड़बड़ाने की आदत है आपकी, ठीक है। आजकल सब मेडिटेशन और सब करते हैं, उसमें कहते हैं हमारा मी टाइम होना चाहिए, हमें खुद से बात करनी चाहिए, बट बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, क्योंकि एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। आप अपना कम्युनिकेशन कैसे भी कर सकते हैं, मतलब बोलकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं रिटर्न में, या दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात को सामने वाले से कह सकते हैं। आप बात तो कर ही रहे हैं, है ना। बात के साथ साथ रिटर्न मतलब लिखित रूप में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और साइन मतलब अब जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं तो आपको ट्रैफिक सिग्नल वाला पुलिस बार बार थोड़ी बोलता है, अब देखिए ये रेड लाइट हो गई है, आप रुक जाइए, येलो लाइट है, वेट कीजिए, ग्रीन लाइट हो गई है, अब आप जा सकते हैं। नहीं बोलता ना वो बार बार। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है कि ग्रीन लाइट आएगी तो आपको जाना है, येलो होगा तो आपको वेट करना है, एंड देन रेड लाइट जब होगी तो आपको रुक जाना है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिसमैन आपको बार बार आके दिशा निर्देश नहीं देता कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आप समझते हैं उस बात को। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है इसमें संदेश अत्यंत आवश्यक है, मैसेज इज मस्ट। संप्रेषण में संदेश एक महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे भाषण, आदेश, निर्देश या सुझाव आदि। एक संप्रेषण अनिवार्यतः कुछ संदेश देता है, यदि संदेश नहीं देता तो संप्रेषण असंभव है। मतलब आप किसी से कब बात करेंगे, जब आपको अपने कुछ विचार सामने वाले को बताने हैं, है ना। आप बड़बड़ाएंगे थोड़ी अकेले में। तो कम्युनिकेशन वहीं होगा जहां सेंडर होगा और रिसीवर होगा। इसके बिना आप किसी भी चीज़ को कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें संप्रेषण लिखित, मौखिक, भावभंगिमा स्वरूप हो सकता है। कम्युनिकेशन में भी रिटर्न, ओरल और गेस्चरल। संप्रेषण सामान्यतः बोलने, लिखने के रूप में होता है, परंतु इसके अतिरिक्त इसमें होठों, आँखों, हाथों का विक्षेप भी महत्वपूर्ण है। अतः संप्रेषण मौखिक, लिखित, अंग विक्षेपी हो सकता है। आपने देखा होगा कि आप जब बोल के अपने भाव को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, आप लिख के कर रहे हैं,
बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। और इसमें एक पार्ट और आता है, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ शो करती है, मतलब आप उसको लिखने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुस्से में हैं, है ना, आप गुस्से में हैं तो आप बोल के बताते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे लगना नहीं, आके लड़ाई नहीं करना मुझसे, नहीं बोलते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ शो होती है कि आप आज गुस्से में हैं, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप चिल्ला चिल्ला के बताते हैं मैं बहुत खुश हूँ, आज देखो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बत्ती सी बाहर दिख रही है, नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ शो होती है। अगर आप किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है बताने के लिए कि आज मैं इरिटेट हो रही हूँ इस चीज़ से या हो रहा हूँ, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को शो करती है। तो इसमें ये कहना है मेन कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और बॉडी लैंग्वेज तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट है फिर इसमें संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। इसका मतलब वही है, इसमें सेंडर एंड रिसीवर होने जरूरी हैं, तभी आपका संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। भाई अपनी सूचनाओं को और अपने दिशा निर्देशों को आप किसी को बताओगे और उसके ऊपर प्रतिपुष्टि पाओगे तो ही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, इसमें किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता। इसमें प्रयासों की एक श्रृंखला आवश्यक होती है जिससे आवश्यक प्रतिफल को प्राप्त किया जा सके। भाई सेंडर भी है, रिसीवर भी है, आपने कुछ बोला, सामने वाला भी उसके ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है आपके विचारों से, अभिमतों से वो सहमत ना हो तो वो अपने विचार आपके सामने रखेगा। मतलब जो भी है ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंडर बोलता जाएगा और रिसीवर सुनता जाएगा, नहीं, इसमें सेंडर ने कुछ कहा, रिसीवर भी अपनी प्रतिपुष्टि देगा, है ना। तो इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण अल्प संदर्शी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एकल संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना ग्राही यदि उतनी ही प्रवीणता से सूचना प्राप्त करे जितनी तीव्रता से प्रतिपुष्टि करे तो इस पूरी प्रक्रिया में अल्प समय लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर सेंडर प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने अभिमतों को रखता है तो इसमें रिसीवर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब अगर सेंडर का कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है, तो रिसीवर उसको ईजीली एक्सेप्ट करेगा, है ना, उसको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगा। वो आपने बहुत प्रभावी ढंग से अगर अपनी बात को रखी और वो तुरंत उसको समझ जाएगा और उस बात से सहमत हो जाएगा। तो इसलिए ये अल्प समय लेने वाली भी है, मतलब लेस कंज्यूमिंग टाइम प्रोसेस भी है ये। नेक्स्ट है संप्रेषण में उचित माध्यम की आवश्यकता है। संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संबंधित संदेश के लिए उचित माध्यम का प्रयोग किया जाने से जो संदेश की विषय वस्तु से मेल खाता हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश स्पष्ट व शुद्ध होना आवश्यक है, अनिवार्य है। हम सभी जब बात करते हैं कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। अगर यहीं खड़े होकर कोई आपसे फ्रेंच में बात करे, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो भाषा नहीं आती। तो कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है और जो मीडियम होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आपको बात करने से पहले यह ध्यान देना होगा कि आप किससे बात करने जा रहे हैं, कौन है जो आपकी बात सुनने वाला है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा का चुनाव करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप मीडियम का चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है, आप गांव में जाएंगे, 20-25 लोगों की भीड़ आपने इकट्ठी कर ली, है ना, और उनके बीच में आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो क्या करेंगे? इधर उधर देखेंगे, आपकी बात में उनका ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। आप उनका कंफर्ट देखेंगे। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उसको अपना खुद का कंफर्ट नहीं देखना है, उसको क्या देखने वाला है, जो रिसीवर है वो किस भाषा में आपकी बात को समझेगा। क्योंकि इसमें हमने पहले ही कहा कि ये द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अगर सेंडर बोल रहा है और रिसीवर उसको समझकर प्रतिपुष्टि देता है तो ही वो प्रभावी संप्रेषण है।
अदरवाइज़ वो संप्रेषण आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार है कि आप वहाँ सिर्फ 2 घंटे बोलकर आ गए और सामने वाले ने आपकी बात को कुछ भी नहीं समझा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि इसमें आपको मीडियम का तो खास तौर पे ध्यान रखना है, साथ में भाषा का भी। नेक्स्ट है, संप्रेषण बौद्ध क्षमता के सेतु की तरह होता है, एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आप जब सामने वाले को बोल रहे हैं तो सामने वाला भी उस चीज़ को समझे। अभी अभी जो हम बात कर रहे थे मीडियम और लैंग्वेज की, कि आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप जो बात सामने वाले को बताना चाहते हैं वो उस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अगर सामने वाला समझता है तो ही आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। अगर 2 घंटे बोलने के बाद भी उसने आपकी बात को नहीं समझा, मतलब आपका कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें संबंध विकसित करने का यंत्र, टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट। संप्रेषण व्यवसाय के लिए संबंध को स्थापित, विकसित व प्रबल बनाने का यंत्र है। सीधी सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कई लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। जब तक आपका अच्छा रिलेशन अपने आसपास के बिजनेसमैन से नहीं होगा, क्या आप अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना। कस्टमर्स से नहीं होगा आपका कोई अच्छा कम्युनिकेशन, आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रख रहे, अपने कस्टमर की क्वेरीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो कौन आएगा आपसे आपका प्रोडक्ट परचेस करने? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रभावी संप्रेषण, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, सॉफ्ट है, सामने वाला तुरंत समझ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करने के लिए ज़रूर आएगा। और अगर वही बात हुई, उसको आपकी बातें कुछ समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो आपसे बात करेगा? आपसे कोई बात नहीं करेगा। और जब आपसे बात नहीं करेगा कोई, तो आपका अच्छा रिलेशन किसी से कैसे डेवलप होगा? तो इसीलिए संप्रेषण तो हम सब जानते हैं, बोलना तो हम सबको आता है, भाई बोलने की कला हमको मिली है, बोलना हम सब जानते हैं। पर आप बोलते कैसा हैं? अगर आप अच्छा बोलते हैं तो कई लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और आपके अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे। अगर आपको बात सही ढंग से करना नहीं आता है तो कोई क्यों आपसे बात करेगा? और जब आपसे कोई बात नहीं करेगा तो आपके अच्छे रिलेशंस आपके बिजनेस में कभी भी डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक टूल है जो अच्छे रिलेशंस को डेवलप करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बोलना तो आता है, पर कैसा बोलना आना चाहिए? प्रभावी, इफ़ेक्टिव। अतः स्पष्ट है कि संप्रेषण एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने के साधन के साथ साथ इनके मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत व वैचारिक विचार विमर्श समाहित है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में निरंतरता होने के साथ साथ प्रतिक्रिया जानने की क्षमता भी होती है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें विचारों का आदान प्रदान करना है, सुझावों को देना है, शिकायतों को देना है, वैचारिक विचार विमर्श भी करना है। पर वो कैसा प्रभावी कब माना जाएगा? जब आपने जैसा कहा सामने वाले ने उसको वैसा ही समझा, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे हम हिंदी में एक बहुत बढ़िया शब्द है जहाँ पॉज, कॉमा की जैसे अगर हम बात करें, जैसे 2 लोगों में मारपीट हो रही है ना, 2 लोग आपस में खूब मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे यहाँ से? रोको, मत मारो, है ना। आपने रोको, उसके बाद पॉज दिया, मत मारो। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको रोको भैया, मत मारो। अगर इसी में आप कैसे बोलते हैं? रोको मत मारो। इसका मतलब रोको मत भैया, जितनी पिटाई करनी है पिटाई कर लो आप, है ना। मतलब शब्द वही है, रोको मत मारो, पर उसको बोलना मतलब सेंडर और रिसीवर की जब हम बात कर रहे थे तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेंडर बोलना ये चाहता है कि रोको मत मारो, मतलब रोको भैया मत मारो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। पर उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। उसने कैसे कहा? रोको मत मारो, मतलब करो भैया, जम के पिटाई करो, है ना। तो यहीं पर ये हो गया कि आपका जो कम्युनिकेशन है ऐसा नहीं है सिर्फ बोलना है। बोलना है तो कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है
कि रिसीवर उसको उसी वे में ले जिस वे में आप उस चीज़ को बोलना चाहते हैं, है ना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संप्रेषण का क्षेत्र अथवा कार्य यानी स्कोप और फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।